Dear students, welcome to the class of Political Science. This is Dr. Sudhanshu. Today we will discuss the contemporary political thought part 2, in which we will focus on Robert Nozick, a liberal thinker. आप सभी का स्वागत है पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में, जिसमें हम कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट पार्ट 2 पे डिस्कस करेंगे और स्पेशली फोकस करेंगे रॉबर्ट नॉजिक के विचारों पे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी थिंकर, किसी भी विचारक पॉलिटिकल या सोशल थिंकर को समझने के लिए, उसका सही इंटरप्रिटेशन करने के लिए उसके समय को देखना जरूरी है, उसके आसपास के माहौल, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल चीजें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं नॉजिक के लाइफ पे, नॉजिक के जीवन पे। तो उनके जीवन में क्या हो रहा है, किस समय में पैदा हो रहे हैं, किस काल परिस्थिति में पैदा हो रहे हैं। तो जैसा कि यहां पे लिखा है, बॉर्न ऑन 16 नवंबर 1938 ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, यूएसए के अंदर। तो अमेरिका के अंदर पैदा हो रहे हैं, जो कि उस समय तक एक सुपर पावर बनने की तरफ था। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ साल बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा है, और इनके बारे में अगर हम समझे तो देखते हैं कि ये ऑलमोस्ट जॉन रॉल्स के समय ही बड़े हो रहे हैं। जॉन रॉल्स 1921 में पैदा होते हैं, ये 38 में पैदा हो। तो ये जो एरा है, इस एरा में अगर देखें तो ज्यादा जो एकेडमिक जो थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। इस समय से पहले जो आइडियाज थे, जो आइडियोलॉजीज थी, वो बन गई थी, और नई आइडियोलॉजीज या नई चीजें नहीं बन रही थी। नई चीजों पे एकेडमिक डिस्कोर्स फिर से नहीं हो रहा था। तो उस समय में ये पैदा हो रहे हैं। अब ये हिज फादर रैन अ स्मॉल बिजनेस, इसका मतलब इनके ये बहुत अमीर नहीं थे, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। मिडिल क्लास अमेरिका के अंदर हैं। अब लेकिन ये ऐसा नहीं कि अमेरिकन पूरी तरह से अमेरिकन है। ये हिज फादर वाज अ ज्यू फ्रॉम रशियन सेटल। रशियन सेटल एक्चुअली यूरोप के अंदर उस समय अगर हम देखें तो जो नाजिज्म बढ़ रहा था, फासिज्म बढ़ रहा था, नाजिज्म जो था हिटलर का, वो जो बढ़ रहा था, जिसमें ज्यूज को मारा जा रहा था, जिसको हम जानते हैं होलोकॉस्ट के नाम से, ये होलोकॉस्ट हो रहा था। तो उससे डर के तमाम सारे कि ये इस तरह के एंटी ज्यूज प्रोपेगेंडा था हिटलर का, जो नाजिज्म उनकी पार्टी, जो नाजी पार्टी थी, वो एंटी ज्यू प्रोपेगेंडा करती। उससे डर के ये लोग ऐसी जगह पे जाते हैं, इनके पिताजी, जहां पे रशियन सेटल होता था, ईस्टर्न यूरोप में रशियन जो है, वहां पे ये सेटल बनाए जाते थे जहां पे ज्यू सेफली रह सके। ज्यू हम देखते हैं आज के समय का, अगर ज्यू को हम समझें तो हिटलर के समय वहां पे काफी ज्यादा लोगों को मारा जाता है ज्यू को, जो हिटलर का रेजिम होता है। वो आइडिया ये था कि हिटलर ये कहते थे कि ये ज्यू लोग सारे बिजनेस पे कब्जा कर रहे हैं, सारी इकोनॉमी इनके पास है, और ये रेसली इंफीरियर हैं। हम जो नाजी हैं, जो जर्मन ओरिजिन रेस के हैं, वो ज्यादा सुपीरियर हैं या अच्छी नस्ल के लोग हैं, तो इनको मारना जरूरी है। अब जो मारने में शुरुआत में अगर हम देखें तो हिटलर ने पहले उनके ऊपर केस चलाया कि ये गलत तरीके से पैसा अर्जित करते हैं, इस तरह से। फिर कुछ दिनों बाद बोला कि और ज्यादा इस नेशनलिज्म को बढ़ाया, अपने नाजिज्म को, कि ये लोग हमारे लिए खतरा हैं, तो उनको गोलियों से मार दिया गया। फिर उसके बाद यहां तक कि जो ज्यूज थे उनको हिटलर ने गैस चैम्बर्स में भर के भी मारा, कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है गोलियों से मारने में, तो ऐसे कम पैसे में ज्यादा मौत मिले। या गैस चैम्बर्स, आज भी जो जर्मनी जाते हैं वो होलोकॉस्ट और गैस चैम्बर्स को देखते हैं जहां पे लोग ज्यूज को मारा गया। तो इनके पिताजी वहां से भाग निकलते हैं, रशियन सेटल में रहते हैं, बाद में वो अमेरिका आ जाते हैं। तो ये जो आइडियाज है, ये इनके ऊपर भी प्रभाव डालता है कि किस तरह से जो आइडिया जो फासिज्म का है या नाजिज्म का है, ये कितना गलत है। तो और इन्होंने बचपन में ही वर्ल्ड वॉर को देखा। वर्ल्ड वॉर कुछ दिनों बाद वर्ल्ड वॉर 2 जो है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी देखते हैं और वर्ल्ड वॉर 2 भी देखते हैं कि 2 तो इनकी आंखों के सामने हो रहा है कि किस तरह से, तो इनके ऊपर एक नई तरह का प्रभाव पड़ता है। अब जो है इनकी स्कूली शिक्षा जो है वो देखें तो प्राइमरी स्कूलिंग जो होती है ब्रुकलिन में ही हो रही है। इसके बाद इनको देखें
एट द यंग एज ही ज्वाइंड द सोशलिस्ट पार्टी। अब जैसा हमने बताया कि इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जो ज्यूज़ के ऊपर अत्याचार हो रहा था। और अगर हम कहानियों में देखें या उसके बाद की जो हिस्ट्री को देखें ध्यान से, तो ज़्यादातर ज्यूज़ जो है ब्रिटेन द्वारा बसा दिए गए थे इजराइल, आज का जो इजराइल है उसमें, या पहले उस समय पैलेस्टीन था जिसको हम हिंदी में फिलिस्तीन कहते हैं। तो फिलिस्तीन के अंदर ये ज्यूज़ का सेटलमेंट होता है कि उस ज्यूज़ अलग अलग जगह पे दुनिया के अलग अलग कोने में जाके बस जाते हैं, जिसमें से रॉबर्ट नॉजिक के फादर भी हैं जो अमेरिका में जाके बस जाते हैं। लेकिन इजराइल में बसने वाले ज्यूज़ फिलिस्तीन के अंदर इनको एक सेटलमेंट कॉलोनी दी जाती है जिसमें ये बसते हैं। और बाद में अगर आज के इजराइल को देखें तो उन्होंने फिलिस्तीन का काफ़ी पोर्शन कब्जा कर लिया और अपने को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया। आज के समय में इजराइल ज़्यादा मजबूत हो गया, इनको दुनिया भर के ज्यूज़ से सपोर्ट मिलता है, चाहे वो अमेरिकन ज्यूज़ हो, चाहे वो रशियन हो, या दुनिया के किसी भी कोने में ज्यू हो, वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं। और अमेरिका का सपोर्ट मिलने की वजह से ये काफ़ी पावरफुल है और फिलिस्तीन जो है वो कमज़ोर हो गया है। और ज़्यादातर अगर आप देखें तो ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल्स, बड़े साइंटिस्ट और जो लोग हैं वो ज्यू माने जाते हैं। और तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा वो सोशलिस्ट पार्टी, क्योंकि उस समय तक जो रूस के अंदर था जहाँ पे ज़्यादा लोग बच के जाते हैं वहाँ पे रहते हैं, वो समाजवाद आ चुका था। समाजवाद एक नया आइडिया आया था और बहुत तेज़ी से फ्लरिश कर रहा था, जिसको हम कहेंगे बहुत उफान पे था, कि लोग बहुत प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि जो पूंजीवाद था उसमें इनकम इनइक्वालिटी बहुत बढ़ रही थी और इनइक्वालिटी, शोषण भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बताया, जो मार्क्स को पढ़ा, लेनिन को पढ़ा या ग्राम्सी को पढ़ा, तो वो सारे के सारे लोग जो हैं इस इनइक्वालिटी के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। क्योंकि शोषण का जो आधार था उस समय तक कोई भी एक लेबर लॉ या लेबर पॉलिसीज नहीं हुआ करती थी। उन पॉलिसीज के अभाव में जो मजदूर हुआ करता था उसका शोषण हो रहा है, उसके काम के घंटे तय नहीं है, वो कितनी देर तक काम करेगा उसका घंटे तय नहीं है, इसके अलावा छुट्टियां नहीं है उसके पास, इसके अलावा कोई एज लिमिट नहीं है कि किस उम्र से किस उम्र तक के लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो वुमेन और मेन के जो काम होता था उसके कंट्रीब्यूशन में भी वेजेस में अंतर था, उनकी जो तनख्वाह मिलती थी उसमें अंतर होता था, भले प्रोडक्शन बराबर करें लेकिन फिर भी अंतर है। तो कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी। और उसी समय तमाम सारे जो लिबरल थिंकर थे वो क्या कहते हैं, फ्री मार्केट की बात करते हैं। तो फ्री मार्केट का मतलब है कि हम जितना भी प्रोडक्शन करना चाहें करें, कोई हमें कंट्रोल नहीं करेगा। चाहे एडम स्मिथ हो जो इनविजिबल हैंड जैसे आइडिया देते हैं कि एक इनविजिबल हैंड होगा, अगर आप फ्री मार्केट कर देंगे तो सबका फायदा होगा, एक अदृश्य हाथ सबका फायदा करेगा। तो ये जो आइडियाज थे ये खतरनाक थे उस समय तक। तो ये अपने यंग एज में जब स्टूडेंट पीरियड में होते हैं तो सोशलिस्ट जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है या पार्टी उससे जुड़ जाते हैं और विद इन अमेरिका तमाम तरह के नए थॉट्स लाते हैं कि अमेरिका के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और उस इंडस्ट्रियलाइजेशन में किस तरह से उसका डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, इसका मतलब उसका प्रजातांत्रिकरण होना चाहिए। तो यहाँ की सोशलिस्ट पार्टी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ये नॉजिक मार्क्सवादी विचार से तो नहीं, मानवतावादी विचारधारा से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और इसलिए समाजवाद की तरफ जाते हैं। क्योंकि पूंजीवाद में तो मानवता भी नहीं है, क्योंकि शोषण इतना अधिक हो रहा है तो मानवता भी खत्म हो रही है। He became the founder member of Student League for Industrial Democracy at Columbia। बाद में ये कोलंबिया जाते हैं, वहां पे ये जो फाउंडर मेंबर बनते हैं स्टूडेंट लीग फॉर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। जैसे कि इंडस्ट्रियल कंट्रीज में जो डेमोक्रेसी है उसके लिए ये स्टूडेंट की एक लीग बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं एक तरफ तो ये एकेडमिकली बहुत साउंड थे कि अगर इनके एकेडमिक्स का रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत अच्छा था, दूसरी तरफ ये जो ऑर्गेनाइजर भी थे, लोगों को ऑर्गेनाइज करते थे। ये कोलंबिया में यहाँ पे ये अपना स्टूडेंट लीग बनाते। 1962 चेंज द नेम ऑफ स्टूडेंट फॉर द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अब यहाँ पे स्टूडेंट फॉर डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अब ये जो डेमोक्रेसी पे काम करने लगते हैं, आइडिया ऑफ सोशलिज्म से थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं, डेमोक्रेसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं और डेमोक्रेसी में भी लिबरल डेमोक्रेसी है। इसका मतलब उदारवादी